हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर सेशन ऑफ नीट पीजी लाइव डेली। और हर रोज़ की तरह मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आज फिर एक बार आपके सामने। और जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस कर रहे हैं हम, और उस कड़ी में मैंने पहला चैप्टर एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊँगा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन जनरल फार्माकोलॉजी, चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक्स, और उसमें टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 प्रोसेसेस होती हैं, ADME। A का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, M का मतलब मेटाबॉलिज्म, एंड E से एक्सक्रीशन। तो इसी कड़ी में एब्जॉर्प्शन की क्लास में ले चुका हूँ, उसके स्लाइड्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए डिस्कस करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ, और जिसका फ़ायदा आपको अपने एंट्रेंस में मिले। So, if we define distribution, the distribution of a drug is the reversible movement of a drug from the bloodstream to the various tissues of the body. You can see in this definition, I have highlighted certain words like reversible, bloodstream, tissues. So obviously the distribution is reversible. It has to be reversible because distribution means the drug is distributing from bloodstream to the various tissues of the body. Means drug is available to act on different parts of the body. इसलिए कोई भी ड्रग हम लेते हैं, ओरली लें या इंजेक्ट करें, सारी चीज़ें ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, और ब्लड ही एक कैरियर है जो ड्रग को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर उसने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये ड्रग रीचेस टू ऑल द टिश्यूज़, इवन up to every cell, and if this process is supposed not reversible, what will happen? The drug will remain there in the tissue for lifelong, which is not desirable. I don't think that anybody would like it. So this process is reversible. From blood stream to tissues जाती है ड्रग, and फिर वहाँ से लौट कर आती है, और वो मैं बताऊँगा वो कैसे होता है। तो इसका रिवर्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ टाइम में एक व्यक्ति कई किलो दवा जमा कर सकता है अपनी बॉडी में, खा कर वो सारी आपकी बॉडी में वो सारी ड्रग्स जमा हो जाएंगी। इसलिए जो चीज़ आपने ली है दैट हैज़ टू गो आउट। सो दिस प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल। ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ रिवर्सिबल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, and this is also most rapid of the all pharmacokinetic processes. As I discussed, absorption I have already discussed, so it is the fastest or most rapid of all other phenomenon, kinetic phenomenon, and it typically follows first order kinetics. First order kinetics, when I will talk about clearance, then it will be more clear to you, but let me tell you one thing here कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर ड्रग का 40% पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है पर यूनिट टाइम, और ड्रग की डोज हम डबल कर देते हैं, तो उसका भी 40% पार्ट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब फ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हियर अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, constant fraction is important, and that will be more clear when we talk about clearance kinetics later in metabolism section. So for the timing, you remember that distribution is a first order kinetic. It follows first order kinetic. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन वेयर, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर पानी और टिश्यूज से मिलकर बना है। हमारी टोटल बॉडी वेट का 60% पानी है। फीमेल्स में ज़रा कम होता है ये परसेंटेज, क्योंकि उनमें फ़ैट ज़्यादा होती है। तो टोटल बॉडी वाटर इसे कहते हैं, जितना भी पानी हमारी बॉडी में है इसको टोटल बॉडी वाटर बोलते हैं। और ये टोटल बॉडी वाटर डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट,
You can see extracellular volume, intracellular volume, or extracellular volume is further divided into interstitial fluid, the fluid lying in the interstitial spaces, and plasma volume. क्योंकि plasma is the part of blood and it is the only liquid part of the blood. Rest is RBCs or other cells, cellular part, proteins are there, but liquid part is plasma. So this total body water is around 42 liters in a standard person, and it is divided into ratio of 2:1, means 2 part is intracellular volume and 1 part is extracellular volume, which is around 14 liter and intracellular 28 liters. So total it becomes 42 liters. And this extracellular volume is further divided into plasma volume 4 liter. I think it is a little overestimation. It should be around 3.5 liter or 3 liter, because a healthy individual has blood volume of around 5.5 liter, and 55% of the 56% of the blood is plasma, and 10 liter is interstitial volume. So before we embark upon how drug is distributed in different compartments, a little knowledge about these compartments and their volume is a prerequisite. And I suppose you guys have read it or must have read it in your physiology books during first year of your MBBS course. So there should not be any difficulty in understanding this fluid compartment of the bodies. तो now हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से हर फ्लूइड कंपार्टमेंट में कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये ड्रग किस फ्लूइड कंपार्टमेंट में मेनली कन्फाइंड है या पहुंची हुई है या अवेलेबल है. तो इसके लिए हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की बात की. तो सबसे पहले सबसे छोटा कंपार्टमेंट जो है, जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, दैट इज़ प्लाज्मा कंपार्टमेंट. वो ड्रग्स जिनका मॉलिकुलर वेट काफ़ी बड़ा होता है, हैवी होती हैं, बड़ी लार्ज मॉलिकुलर वेट होता है, और वो ड्रग जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, मीन्स उनकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा है प्लाज्मा प्रोटीन से कि करीब उनका more than 90%, even to the tune of 99% or even more, they are bound to plasma proteins. Plasma proteins तो आपको पता ही होगा, albumin, globulins, these are the plasma proteins. So इस तरह की drugs they totally और exclusively remain confined to vascular compartment. Vascular मतलब plasma compartment. Vascular means blood compartment. तो क्योंकि blood में plasma is the liquid phase, that is why it is also called plasma compartment. दरअसल क्या होता है कि कोई भी ड्रग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में इज कैरिड बाय ब्लड और इट इज कैरिड इन प्लाज्मा, एंड एट द कैपिलरी एंड एक्चुअली देयर आर स्मॉल पोर्स, स्लिट जंक्शंस आर देयर फ्रॉम वेयर द ड्रग कैन मूव, एंड इफ द ड्रग इज प्रोटीन move out, and if the drug is lipid soluble, that can cross the membrane through passive diffusion. So if drug is very large molecular weight, it will not pass through those slit junctions, and if it is bound to plasma protein, the effect is same, because proteins are big molecules. If they are bound to drug, they become effectively larger in size, so they cannot cross those junctions, so they remain confined to the vascular compartment. For example is heparin, and in fact it is good that heparin remain in the blood compartment, because its action is, it acts, और ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, और एंटीकोगुलेंट हमेशा ब्लड कंपार्टमेंट में ही काम करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हेपेरिन वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहती है. तो जब इन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली 4 से 5 लीटर के आसपास होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये प्लाज्मा कंपार्टमेंट में कन्फाइंड है. कुछ ड्रग होती हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे जिन ड्रग्स का मॉलिकुलर वेट कम हो और विच दोज आर हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स दे आर वाटर सॉल्युबल. दे डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विच इज़ इक्वल टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ यू सी इज़ रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20 liters अराउंड, we can presume that this drug is actually distributed to extracellular fluid compartment exclusively. And example for such a drug is aminoglycoside antibiotic. It is a water soluble antibiotic, and
this drug actually occupies the extracellular fluid compartment. So its volume of distribution is around between 10 to 20 liter in total. And if a drug has volume of distribution of around 25 to 30 liter, so we can presume और हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये ड्रग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है. इसकी वजह सीधी बात है कि हमने बताया था कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है. टोटल बॉडी वाटर इज़ 42 लीटर्स. इंट्रासेलुलर वॉल्यूम था 28 लीटर, 14 लीटर था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. तो 28 लीटर के आसपास ये वॉल्यूम जो मैं बता रहा हूँ 25 से 30 लीटर, वो उसी वैल्यू के आसपास है. तो दैट मेक्स अस टू अज्यूम दैट यस, ड्रग हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजुअली इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. ऑब्वियसली इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में अगर ड्रग है तो ड्रग मस्ट हैव लाइपोफिलिसिटी, दैट इज लिपिड सॉल्युबिलिटी. अदरवाइज हाउ इट विल लीव द वेस्कुलर कंपार्टमेंट. If it is a low molecular weight, it can leave the vascular compartment through slit junction, and if it is lipid soluble also, then it crosses the membrane or cell, endothelial cell lining, and but to enter the other cell, inside the other cell, intracellular compartment, the drug has to have lipid solubility. So such drugs are usually lipid soluble. So up till this point I think there should not be any problem to understand. और मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मैं हर पॉइंट को आपकी ही भाषा में आपको समझाऊं ताकि आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ सकें. ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे चलकर आपको बहुत मदद करेंगे बाकी चीज़ों को और लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में. अब बात आती है, हमने प्लाज्मा कंपार्टमेंट की बात की, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की. अब कौन सी वैसी ड्रग होंगी जो टोटल बॉडी वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं? तो ऐसी ड्रग के लिए मैंने कहा कि लो मोलिकुलर वेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ताकि वेस्कुलर कंपार्टमेंट को क्रॉस करके बाहर जा सकें. अगर साइज़ छोटा है तो दे कैन क्रॉस थ्रू स्लिट जंक्शन. एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स दे आर लिपिड सॉल्युबल. अगर लिपिड सॉल्युबल हैं तो दे कैन ऑलवेज क्रॉस endothelial cell lining, because they can always cross any biological membrane because of their lipid solubility. Of course, if a lipid soluble drug has large molecular weight, their diffusion becomes slow. They face difficulty in crossing, though they cross, but cross with less rapidity. And such a drug can move into the interstitium, and from there, because of its lipophilicity, it can enter into the intracellular fluid compartment. So such drugs which are there in the plasma, interstitial fluid and the intracellular fluid, they have volume of distribution equal to total body water. And the best example for such a drug is ethanol. Is not a drug, but it has some medicinal value. Ethanol has distribution volume of around 42 liter, that matches to the total body water. So by seeing such values, those values varying around total body equal to volume of the total body water, we can very well say with confidence that this drug has distribution in total body water. Now there is a confusing point comes here, that VD more than total body water. Is it possible? We know that we have total body water is around 42 liters. So can there be a value of volume of distribution which is much more than this total body water? It looks little funny, but it's possible. It's there. That is why volume of distribution is many a time is called hypothetical volume, which means it is not a reality, it is a derived value. So it doesn't mean any value more than 42 liter is impractical. It's difficult to believe, hard to believe that how volume of distribution can be more than that when we have total body water in the body is around 42 liters. So this is possible. That I will be telling you how. Drugs which have high lipid water partition coefficient,
अब ये मत कहना कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन वाली क्लास में डिस्कस किया था। लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट टेल्स यू द एफिनिटी ऑफ ए ड्रग टू द लिपिड और मैंने रेशियो ऑफ affinity to the lipid portion of the membrane and the water portion of the a medium. So higher this partition coefficient, the more the drug is lipid soluble. So drug with very high lipid solubility and drug which are sequestered in periphery means other than vascular compartment. Suppose drug leaves the very vascular compartment and go and gets accumulated in certain tissues, especially drugs with, as I said, very high lipid solubility will get sequestered in fat, peripheral fat. So because lipid drug has more tendency to get sequestered in lipid tissues rich in fat, so it can go and get accumulated in the fat. Other than that, a tissue might selectively accumulate certain drugs by mechanism of active transport. Active transport आपको पता था, it is a method of crossing the biological membrane. It is a way of crossing the biological membrane, and not necessarily the substrate should be lipid soluble, because it is crossed. It crosses the membrane with the help of a transporter which reuses energy. So this process is saturable and requires energy also. So if any tissue has special affinity for particular drug and it accumulates it through the process of active transport, in such cases these drugs also certain drugs get sequestered or accumulated in particular tissues. A very good example of this drug which has volume of distribution more than total body water is none other than chloroquine. You will be surprised to know that it has volume of distribution of around 15,000 liter. Can you imagine? Do we have 15,000 liter of water inside our body? No, sorry. So I would rather say it is possible. That is why VD is always considered as a hypothetical volume. It may not be true in real sense. So please keep this in your mind and हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अब हम चलते हैं, दूसरी आगे बढ़ते हैं। अब तक जो बात की है मेरे ख्याल से I could make it clear to you. I presume that you have understood. And we move on to next slide. Now, अब तक हमने बात की what is distribution, and we were talking about the volume of distribution of certain drugs in different. How can we know that if a drug has this volume of distribution, it is probably distributed in this fluid compartment and like this. Now, what is volume of distribution? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज, मैंने पहले भी कहा था कि इट इज़ अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच अ ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड at a concentration equal to that in plasma, assuming the body to be a single compartment. There are various highlighted words I have mentioned in this particular definition, so please listen carefully. I am explaining them to make it simpler for you to understand. Hypothetical means it is not a true value. It may be different, as you saw just now that chloroquine can have volume of distribution of 15,000 liters, so that is little hard to believe. And वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड जिसमें एक ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर मैं कहूँ आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाकर घोल के शरबत बनाएं, तो क्या ऐसा होगा कि वो शरबत की मीठापन ग्लास के डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट होगा? नहीं, क्योंकि ग्लास एक अकेला सिंगल कंपार्टमेंट है और उसमें वो चीनी जो घुली हुई है उसका कंसंट्रेशन हर जगह इक्वल होगा. तो यहाँ पे हमने कहा है कि ये ड्रग बॉडी फ्लूइड में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी
तभी यूनिफॉर्म बोलेंगे जब इसका कंसंट्रेशन हर जगह बॉडी में एक जैसा होगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में जो है वही और जगह बॉडी में भी होगा, हर जगह बॉडी में वही कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में है सेम कंसंट्रेशन दूसरे टिश्यूज़ में है और ऑल बॉडी फ्लूइड्स में है। इसका मतलब ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और जब सब जगह इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, सब जगह कंसंट्रेशन सेम है, तो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी कंसीडर्ड होल बॉडी एज ए सिंगल कंपार्टमेंट। लाइक मैंने कहा था ना, एक ग्लास में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो दैट ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल बॉडी कंपार्टमेंट। तभी तो वो चीनी इमीडिएटली सब जगह बराबर रूप से घुल पाई और सब जगह उसका कंसंट्रेशन सेम था, उस शरबत का कंसंट्रेशन मिठास हर जगह सेम थी। तो इससे इजी मुझे नहीं लगता कि समझाने के लिए किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस और दिस डेफिनेशन। Body cannot behave as a single compartment for all simplicity purpose. We presume that body is acting as a single compartment, rather body is a multiple compartment. It follows multiple compartment system. But this is the accepted, and we should not go into those nitty-gritties. Those things are beyond the scope of this topic, because then it becomes very difficult and difficult to understand as well. So here we consider body as a single compartment. अगर बॉडी को हमने सिंगल कंपार्टमेंट माना है, और जैसे हमने माना था कि ड्रग प्लाज्मा से पूरी बॉडी में फ्लूइड में टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसको ओपन कंपार्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं है, तभी तो इक्वली डिसॉल्व होगी, हर जगह जा पाएगी। तो हम ये मान के चलेंगे कहीं भी कोई किसी तरह का बैरियर नहीं है, इसलिए हम इसे ओपन वन कंपार्टमेंट मॉडल कह रहे हैं। ठीक है, ओपन वन कंपार्टमेंट मॉडल पे अगर हम इंट्रावास्कुलरली ड्रग को दे रहे हैं, एक बोलस डोज दी हमने आईवी इंजेक्शन के थ्रू, तो हम कैसे एक ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या था, मैंने जैसे कहा कि आपने 10 लीटर पानी में सपोज़ 1 किलो चीनी मिला दी। हमें वो 10 लीटर बाल्टी का वॉल्यूम नहीं पता था उस बकेट में, कि उसकी बकेट की वॉल्यूम जो है 10 लीटर है। उसमें पानी भरा हुआ था, आपने 1 किलो चीनी मिला दी उसमें, तो 1 किलो चीनी कितनी हो गई, डोज। वॉल्यूम हमें अभी बाल्टी उस बकेट का पता नहीं था, हमें नहीं मालूम है, पर वो पानी से भरी हुई है अप टू द ब्रिम। ठीक है, तो 1 किलो चीनी मिलाई तो वो डोज होगी ड्रग की। अगर चीनी उस शुगर को हम डोज समझें, ड्रग समझें, तो कितना हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन 0। 0 का मतलब है कि एट टाइम 0 कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर वो चीनी डालते साथ ही घुल जाती है, अगर जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूट्स टू ऑल कंपार्टमेंट, अगर एक सिंगल कंपार्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो द मोमेंट यू पुट इन द ड्रग इट विल डिजॉल्व इमीडिएटली और इट विल गो टू एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंस्टेंटेनियसली। तो उस तरह से हम देखें तो टाइम 0 पे जो कंसंट्रेशन होगा, तो क्या होगा कंसंट्रेशन, डोज कितनी डाली थी हमने, क्या नाम है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम डाली, और कंसंट्रेशन आया सपोज 100 ग्राम पर लीटर अगर हमने नापा। तो अगर हम उसको 100 ग्राम पर लीटर यहाँ रख दें और ऊपर 1000 ग्राम लिखें तो कितना आता है 10, तो 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा। और जब हम पता करते हैं कि उस बकेट की वॉल्यूम क्या थी, तो हमें मालूम था कि उस बकेट का वॉल्यूम 10 लीटर था। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। आपको डोज पता होनी चाहिए और टाइम 0 पे कंसंट्रेशन क्या था। लेकिन रियल लाइफ में आप देखें, मैं इस कर्व के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। यहाँ हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्लॉट किए हुए हैं और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिखा हुआ है। एक ड्रग को आप जैसे ही इंजेक्ट करते हैं
या हमने बताया कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन एट टाइम 0 चाहिए। इज़ इट पॉसिबल कि आप बिल्कुल टाइम 0 पे ब्लड का सैंपल लेके कंसंट्रेशन निकाल लेंगे? नो, बिकॉज इवन इफ़ यू गिव इट बाय ए पेरिफेरल वेन, वन सर्कुलेशन टाइम एक चीज़ होती है, क्योंकि इट विल रीच टू द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट, देन इट गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, फ्रॉम देयर इट इज पम्प्ड and it reaches to the different part of the body and then come back through venous system again to right side of the heart. So that time is also required, and during that time, the moment you actually injected the drug when reaches to the systemic circulation, it gets distributed depending upon the blood flow to the different organs, its lipid solubility, its molecular weight, depending upon all that. So first, after giving the injection, the distribution phase starts, and it is a rapid phase. As I said, this is the most rapid of all pharmacokinetic parameters, all pharmacokinetic processes. So this distribution is fast, and thereafter, once drug get distributed and it is in equilibrium with the plasma concentration, gradually the plasma concentration falls. As you know, once drug is there, it is subjected to metabolism and elimination from the body. So this curve or graph starts coming down, and there come a point when it can reach to 0. This is the way how drug is injected in the body and is eliminated from the body. So this part of the curve, which is a straight line, is elimination phase. So you are clear that this is the distribution phase and elimination phase. Ideally, the concentration 0 should be this from the moment you injected the drug, but it is not practically possible to take sample and estimate the blood concentration. Not possible. So we have to predict C0, और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें मैथमेटिकल मॉडल का सहारा लेना पड़ता है। जैसे इस केस में हम ये एलिमिनेशन फेज जो लाइन है, इसको हम बैक एक्सट्रापोलेशन करते हैं एक मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करके, और प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर यही एलिमिनेशन फेज है तो शुरू में ये ड्रग, अगर हम इसको ये माने कि एलिमिनेशन नहीं हो रहा होगा, तो उस समय ये ड्रग टाइम 0 पे कितना कंसंट्रेशन हुआ होता है इसका, अगर इस एलिमिनेशन फेज के हिसाब से हम इसको बैक एक्सट्रापोलेशन करते हैं. सो यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल वी come to an intercept on this ordinate, and that will give us the value of C0. C0, people usually understand C0 means the moment you have injected the drug and take the sample, that is C0. No, this is a derived value. This is not an actual value. Ideally at time 0 the concentration should be the maximum, but from this picture you can say the maximum concentration may be more than this, but we could not capture those concentration. That is not possible. So this may not be the peak concentration, but this is considered as concentration at time 0. Peak concentration we must have missed because of the technical difficulties in taking samples at time 0. This is practically impossible. So this is a derived value. C0 is a derived value. So suppose we give dosage of a drug, मान लो 1000 milligram of a drug is administered, and concentration time 0 as calculated by this method came out to 50 milligram per liter. So what will happen? The total volume of distribution will be around 50 liter. So 50 liter means it is the drug is dissolved in around total body water, because we know total body water is how much? 42 water. So the value is close to that. So we can say it is distributed in total body water. Got it? I think I have made it clear to you. इसके बाद वही ओपन वन कंपार्टमेंट मॉडल, जब हम ड्रग को एक्स्ट्रा वेस्कुलरली, मतलब कोई अदर रूट से देते हैं, इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन बोलस ना देकर, आइदर ओरल रूट से या किसी और ट्रांसडर्मल रूट से या किसी भी रूट से दिया जाए, तो फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आती है बायो अवेलेबिलिटी की. आईवी रूट में जब हमने इंट्रावेस्कुलर कैलकुलेट किया था तो वहाँ कोई इशू नहीं था, क्योंकि जो जितनी भी मात्रा ड्रग की थी वो सारी की सारी हमने वेस्कुलर कंपार्टमेंट को डिलीवर कर दी.
वहाँ एब्जॉर्प्शन फेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जब एक्स्ट्रावेस्कुलर यूज़ कर डोसेज मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं तो देयर कम ए factor called F, and this F is your bioavailability. Remember bioavailability? The fraction of the dose administered which reaches to the site, reaches to the say, vascular compartment or central compartment after absorption or from the site of absorption. Suppose हमने 100 मिलीग्राम कोई डोज एडमिनिस्टर की, लेकिन द अनचेंज फॉर्म में जो ड्रग सेंट्रल सर्कुलेशन में पहुंच रही है वो 65 मिलीग्राम ही पहुंची, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी? 0.65, या फिर परसेंटेज में बताएंगे तो 65%। बट इन केस अगर वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, उसके लिए फैक्टर 1 यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा डोज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर से, बिकॉज ड्रग मे नॉट बी अवेलेबल फुल्ली, बट इफ ड्रग हैज़ 100% बायोअवेलेबिलिटी, लेट इट बी, हो सकता है ये ओरल रूट से ही क्यों ना दी हो, तो यहाँ पे F की जगह वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यू कैन राइट इट एज D/B डायरेक्टली। दिस F बिकम्स 1, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ D विथ F विल बिकम D ओनली, वी कैन इग्नोर दिस F देन। बट बिकॉज यहाँ एब्जॉर्प्शन फेज इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट एंड एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, because these are the processes which are occurring simultaneously. मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, it is not that when absorption is occurring elimination is not occurring. Yes, this is occurring, but during the absorption phase absorption dominates elimination, that is why curve go up, but when elimination is dominating then curve go down and the drug is eliminated from the body. So this is F is bioavailability factor. If you put it in this formula, B is nothing that in previous slide we calculated C0. This is just intercept of back extrapolated mono exponential elimination slope. You saw that elimination slope in the previous slide also with ordinate. Ordinate means y-axis. So this B is C0 kind of value. This will give you that value. So you can put this value here. But in addition to that, to compensate for this absorption and elimination which are occurring together, we need to take into account this equation as well. This has to be added, and as you know, we are measuring volume of distribution. So volume, the unit of volume, you can use either ml or in liter. That depends upon you. Many people use it as ml per kg or liter per kg because you can divide it from the patient body weight, so that would be a better idea, because you can calculate volume distribution depending upon each individual if you know its value in per kg system. So this is becomes little tricky, and this formula become little difficult than the intravascular route of administration, but this is the way we can calculate volume of distribution. Usually volume of distribution, don't people in scientific parlance call it apparent volume of distribution. Why? मैंने आपको अभी बताया भी था कि it is a hypothetical volume. तो hypothetical volume मतलब कि apparent, इसलिए ये true नहीं है, apparent हो सकता है। जैसे मैंने बताया क्लोरोक्विन की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 15,000 लीटर भी हो सकता है, ठीक है, किसी का 400 लीटर हो सकता है, 500 लीटर हो सकता है। जैसे मेरे ख्याल से डाइजॉक्सिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 500 लीटर होता है, तो इसे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि दिस इज़ नॉट अ ट्रू वैल्यू, दिस इज़ अ डिराइव्ड वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे कि what are the factors that affect distribution. If distribution is there, there must be certain factors which will determine how a drug should be distributed, what factors actually restrict distribution of a drug to a particular compartment, or what favors the distribution. So first important, all are important, but first point we are going to discuss is lipid water partition coefficient and degree of ionization. Partition coefficient हमने क्या बताया था? It tells you about the lipid solubility. Higher the ratio, more is lipid soluble. And degree of ionization, unionized drug is lipid soluble, ionized drug is not lipid soluble. पिछली क्लास में हमने बताया था। इसलिए lipid soluble और unionized moiety होगी तो they will be widely distributed because they do not have any barrier, because of lipid solubility it can cross any membrane.
Unionized is also, so unionization favors transport across membrane. So this is widely distributed drug. And drug which is highly ionized, so that does not have lipid solubility, so that largely remain in intravascular compartment, provided it is very small molecular weights compound which can cross slit junctions. So some of it may reach in extravascular compartment. But if highly ionized drug, for example heparin, which is a larger molecule also, it remains totally intravascular, and that is good also, because it is large inside, it cannot exit vascular compartment, it will remain in the blood, and the site of action of heparin itself is in the vascular compartment. So such drugs remains confined to its intravascular compartment. Degree of PPB is plasma protein binding. We know different plasma protein, albumin, globulin, there are proteins, and drugs that are highly plasma protein bound have low VD. It is very easy to understand that प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ है, प्लाज्मा में. प्लाज्मा कहाँ होता है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में. अगर प्रोटीन से हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है ड्रग, 99% मान लो प्रोटीन से बाउंड है, और प्रोटीन से बाइंड करने के बाद ड्रग क्या हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, और प्रोटीन कैन नॉट क्रॉस स्लिट जंक्शंस एंड ऑल, सो इट विल नॉट अलाउ ड्रग टू गो आउट ऑफ द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, and protein remain is or plasma proteins are always in the plasma, so drug will remain in the plasma. and plasma का वॉल्यूम हमने कितना बताया था, 3-4 लीटर के आसपास. तो इन ड्रगों का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लो होगा बिकॉज ऑफ दियर टेंडेंसी टू बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एक्सटेंसिवली. ठीक है. अनदर फैक्टर इज टिश्यू बाइंडिंग. कुछ ड्रग्स होती हैं which after leaving the vascular compartment, वहाँ से निकल कर they get sequestrated, जमा हो जाती हैं कहाँ जाके, कुछ टिश्यूज़ में जाके ये बाइंड कर जाएंगे. कुछ टिश्यूज़ से इनकी एफिनिटी होती है, वहाँ जाके वो बाइंड कर सकती है. तो मैंने कहा ना, अगर ड्रग वेस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल कर टिश्यूज़ में जाके बाइंड कर गई तो क्या होगा, जितनी ये ड्रग जाएगी वो टिश्यू में बाइंड कर जाएगी. अब टिश्यू बाउंड ड्रग है तो वो फ्री ड्रग नहीं है, टिश्यू बाउंड ड्रग है. फ्री ड्रग वहाँ टिश्यू में बहुत कम होगी, तो प्लाज्मा से ड्रग ग्रेजुअली निकलती जाएगी, जाती जाएगी, और ड्रग जबकि वहाँ टिश्यू में बाइंड कर दी जा रही है तो इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो पाएगा, और ड्रग जाती जाएगी और वो टिश्यू में जमा हो जाएगी. लेकिन हम जानते हैं कि जब टिश्यू में जमा हो रही है तो प्लाज्मा में से तो ड्रग लॉस हो रहा है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन लगातार गिरता चला जाएगा. तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था कि डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन. तो डोज हम न्यूमरेटर में रख रहे हैं और कंसंट्रेशन इन डिनोमिनेटर. अगर ड्रग वेस्कुलर कंपार्टमेंट को छोड़कर टिश्यू में जा रही है और वहाँ बाइंड किए जा रही है, वहाँ जमा होती जा रही है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन की वैल्यू और नीचे आती जाएगी. तो जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी. You can very well put this values in your equation and you will find that volume of distribution is too high. So इस तरह की drugs generally high volume of distribution, तो हमें इससे आइडिया लग जाता है जब किसी ड्रग का volume of distribution is more than total body water, it means drug is binding somewhere outside the vascular compartment to certain tissues. और वो मैंने बताया भी था कि जब हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, जैसे क्लोरोक्विन का था, इसका मतलब ड्रग इज़ बाइंडिंग टू सर्टेन बायोलॉजिकल मटेरियल और सम अदर गेटिंग एक्टिवली कंसंट्रेटेड इन सम टिश्यू बाय यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बाउंड टू सम टिश्यूज, स्पेशल एफिनिटी फॉर सम टिश्यूज़. तो इस तरह से उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा अगर ड्रग की टिश्यू बाइंडिंग प्रॉपर्टी है. तो इसका एग्जाम्पल है डाइजॉक्सिन. ये डाइजॉक्सिन कार्डियोलॉजी में यूज़ होती है. ये ड्रग एक्चुअली वेरी हाईली बाउंड टू खास तौर से इसकी एफिनिटी होती है रीनल टिश्यूज़ एंड हार्ट टिश्यू से. बट इसका मेजर डिपोट जो है स्टोरेज मसल टिश्यूज़ में होता है. मसल का अगर आप मास देखें तो बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वहाँ उसका कंसनट्रेशन कम होता है इस ड्रग का, इट इज़ लेस कंसनट्रेटेड देयर, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ऑफ दी और मास ऑफ दी टोटल मस्कुलर टिश्यू इज़ वेरी हाई और वेरी लार्ज. सो टोटल स्टोरेज देखोगे तो मैक्सिमम ड्रग इज स्टोर्ड इन द मसल टिश्यू. अदरवाइज दिस ड्रग इज हैविंग
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ 10 to 20%, मतलब इट इज़ फ्री टू क्रॉस वेस्कुलर कंपार्टमेंट एंड इट बाइंड्स टू किडनी एंड वो दिस हार्ट एंड इट इज डिफ्यूजेस टू ऑल्सो मस्कुलर कंपार्टमेंट. सो बिकॉज दिस ड्रग हैज़ वेरी हाई VD, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसको वापस प्लाज्मा में आके बॉडी से बाहर निकलने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा. इसलिए डाइजॉक्सिन की हाफ लाइफ अगर आप देखो, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, तो मे बी अराउंड 50 घंटे. तो जो ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रहती हैं, उनको बाहर निकलने में वक्त ज़्यादा लगता है. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ब्लड फ्लो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इनिशियल रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड्स हेविली ऑन ब्लड फ्लो. प्लीज़ लिसन केयरफुली. जैसे ये ऑर्गन है, ब्रेन, लीवर, किडनी, इनको ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है. मसल्स, स्किन में ब्लड फ्लो उसके बाद उससे कम इनमें जाता है, और फैट वगैरह रिलेटिवली एवेस्कुलर होते हैं और काफ़ी स्लोली इस जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड जाता है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किस ऑर्गन्स में होगा किसी भी ड्रग का, जहाँ ब्लड फ्लो तेज़ी से जा रहा है, सबसे पहले पहुँच रहा है, ज़्यादा जा रहा है. ठीक है, तो इन सब ऑर्गन्स में सबसे पहले ड्रग का एक्सपोजर होगा, फॉलोड बाई फिर धीरे धीरे इन टिश्यूज़ में जाना शुरू करेगा, और उसके बाद सबसे लेस वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं उधर जाना शुरू करेगा. तो अगर आप ये समझ लें कि अगर एक ड्रग लिपिड सॉल्युबल भी है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं है ठीक से, तो वो ड्रग भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्लड ही तो उसको कैरी करके लेके जाएगा डिफरेंट एरियाज़ में, तभी तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी. तो ब्लड फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइज ऑफ द ऑर्गन, कितना बड़ा साइज है, बिकॉज इट डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड द ऑर्गन. सपोज एक बहुत लार्ज ऑर्गन, एज आई सेड मसल टिश्यूज़, तो मसल टिश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि अगर ड्रग प्लाज्मा से आ भी रही है तो टिश्यू का मास इतना ज़्यादा है कि इस कंसंट्रेशन बिकम्स नेग्लिजिबल, एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन से इसका कंसंट्रेशन हमेशा लोअर साइड ही बना रहेगा. तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम ब्लड टू मसल टिश्यूज़ काफ़ी देर तक मेंटेन रहेगा. तो ड्रग धीरे 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 प्लाज्मा से मसल टिश्यूज़ में जमा होती रहेगी, जबकि हो धीरे धीरे रही है, लेकिन ओवरऑल मसल टिश्यू का मास इतना ज़्यादा होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग जब इक्विलिब्रियम में आएगा कि कंसंट्रेशन मसल टिश्यू का और प्लाज्मा का सेम हो गया, सो देयर इज़ नो लॉन्गर एक्सचेंज ऑफ ड्रग बिटवीन द टू कंपार्टमेंट और फ्रॉम प्लाज्मा टू मसल. उस समय कहने को तो कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मसल टिश्यू का मास बहुत ज़्यादा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग डिपेंड करेगा साइज ऑफ द ऑर्गन में. तो काफ़ी अमाउंट ऑफ ड्रग मसल टिश्यू में उस वक्त होगी. फैट लीन बॉडी मास रेशियो, लीन बॉडी मास रेशियो बोलते हैं जैसे आपकी बॉडी वेट माइनस फैट. तो जितनी ये लिपिड सॉल्युबल होगी उतना ही एडिपोज टिश्यूज़ में होगी, क्योंकि जितना फैटी ओबीज पर्सन होगा तो उसमें फैट मास ज़्यादा है. तो जितना ये रेशियो फैट वर्सेस लीन बॉडी मास रेशियो, जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा, इसका मतलब उतना ही फैटी वो आदमी, उतना ही ओबीज आदमी है. तो हाई लिपिड ड्रग, सॉल्युबल ड्रग हैं तो उनको फैट के प्रति काफ़ी एफिनिटी होती है, इसलिए जितना ज़्यादा रेशियो हाई होगा तो वो ड्रग जाके फैट से बाइंड कर जाएगी. और मैंने कहा था जब भी बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट कहीं पे भी बाइंडिंग हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा आएगा. इसी प्रकार एज भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो वी लूज़ मसल मास और फैट फ्रैक्शन बढ़ता जाता है, तो इसकी वजह से भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा. डिसीज़ स्टेट जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, यूरेमिया हो गया बिकॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज, सिरोसिस ऑफ द लीवर एट्सेट्रा. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे सीएचएफ में क्या है कि ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस चेंज हो रहे हैं. यूरेमिया में क्या है कि किडनी एंड स्टेज रीनल डिसीज़ है तो इट इज़ लूजिंग प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीनूरिया हो रहा है. सिरोसिस ऑफ लीवर है तो प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. प्लाज्मा प्रोटीन exert oncotic pressures and hydrostatic pressure because of the blood flow and all that. So this fluid dynamics affect होता है, exchange of fluid across the capillary membrane will affect, and it will lead to the alteration of the distribution of body water. It may lead to edema, presence of free fluid in the interstitial tissue or peritoneal cavity. Membrane permeability will get affected because of this disease condition. अब जैसे CHF की बात हुई तो परफ्यूजन ठीक से नहीं हो रहा बिकॉज हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप प्रॉपरली. इसके अलावा ड्रग बाइंड्स टू सर्टेन अदर प्रोटीन्स
or because of the compromise in the function of these organs, the some metabolites gets accumulated which are usually cleared by these organs. They gets accumulated and may affect affinity of the drugs binding with the plasma proteins. So all these things will affect your overall fluid compartment, alteration in the fluid compartment volume, and that may ultimately affect your volume of distribution. For example, in CHF it is little tricky. जैसे volume of distribution of some drugs may increase due to increase in ECF volume. As I said, there is change in the fluid dynamics, so ECF volume increases because of edema and all that. So what will happen? So VD of some drug will increase if those drugs are water soluble. So ECF volume अगर बढ़ गया तो उसका volume of distribution ज़्यादा आएगा. Or it could decrease due to reduced perfusion, क्योंकि CHF में heart is not able to pump. तो उस ड्रग को कैरी करके कौन लेके जाएगा जब परफ्यूजन ही ठीक नहीं हो रहा है? तो इसकी वजह से ड्रग तो लिपिड सॉल्युबल थी, सब कुछ थी, लेकिन वो एक जगह स्टैग्नेंट हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है. एक तरह से आप समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई है. आपके गोडाउन में और फैक्ट्री में प्रोडक्ट तो बन के पड़ा हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट रीचिंग टू दी कंज्यूमर बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक्स. तो सेम इज़ द कंडीशन हेयर बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड परफ्यूजन. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा क्योंकि ड्रग पहुंच नहीं रही है डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे. अगर एडीमा हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसीज कंडीशन, तो वीडी ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग इंक्रीजेस बिकॉज एडीमा में क्या वाटर ही तो है. तो एडीमा में ये जो ड्रग है हाइड्रोफिलिक ड्रग है, दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू दैट वट एवर फ्लूइड वॉल्यूम इज देयर, बिकॉज इन एडीमा देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है, तो वीडी बढ़ा हुआ आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर इंपॉर्टेंट टू नो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो उस ऑर्गन में पहले जाके डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जिसका हाई ब्लड फ्लो होता है. मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, तो वहाँ पहले पहुँचेंगी. उसके बाद धीरे धीरे ये उन ऑर्गन में जाती हैं जहाँ लेस ब्लड फ्लो है, लेस वेस्कुलर टिश्यूज़ में, बट दे आर बल्कि टिश्यू लाइक मसल फैट में उसके बाद जाना शुरू करती है. जैसे इनके बाद जाएगी मसल्स में, फिर फैट में, एंड टोटल ड्रग इज़ टेकन अप बाय दिस टिश्यूज़, वहाँ जमा होने लगती है. इसका क्या फ़र्क पड़ता है जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चली जाती है वेस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के मसल फैट सब जगह, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल करने लगता है. प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल करने लगता है तो फिर क्या होता है, फॉल किस वजह से करता है? एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और उसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस भी रेडी है, साथ के साथ चल रही है कि बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर रही है और साथ में एक्सक्रीशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी ऑलरेडी चल रही है. तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल स्टार्ट फॉलिंग, एंड वो एक समय आएगा जब वो कंसंट्रेशन मसल फैट और इन सब टिश्यूज से कम होने लगेगा. तो दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है प्लाज्मा टू टिश्यू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, it becomes reverse opposite. Now the drug starts moving from tissue to plasma, and that should happen ideally because drug will come to the plasma and it will be subjected to metabolism and excretion and finally it goes out. Otherwise drug हमेशा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और बाहर वापस नहीं आई, तो मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो फिर ड्रग तो हमेशा बॉडी में ही रह जाएंगी. तो इस पिक्चर से हम कुछ आपको समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर ये यूजुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग्स में ज़्यादा होता है जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं, और ये कुछ ड्रग्स जिसका अगर हाईली लिपिड सॉल्युबल है और उनके साइट ऑफ एक्शन इज सपोज वन ऑफ दी हाई फ्लो ब्लड फ्लो रिसीविंग ऑर्गन, स्पेशली ड्रग्स विच एक्ट ऑन ब्रेन, their action will be terminated by this redistribution process, not by elimination but because of this redistribution. I tell you how. Suppose we have given a drug, there is a drug in the blood, we have injected it, and this drug is highly lipid soluble and it acts on one of the organ which is receiving high blood flow like CNS. So I am talking about a drug, and this process is usually observed in drug which acts on CNS, which has their action on the CNS, and so you can see because drug was lipid soluble, so it crossed blood-brain barrier, and CNS is mainly made of lipid, major part of lipid, so it rapidly distributes to CNS, and blood flow is also high. So all this reason it distributes rapidly, but this is fat. This is the drug is lipid soluble, but blood flow is less, so it is slowly distributing to fat.
And what happens because of this distribution and continuously there is an elimination process also here, the drug is going out of the body, so this concentration falls. So what happens, the moment the concentration of the plasma concentration gets lesser than the CNS concentration, the drug changes its direction from CNS to the blood side, so it gets removed from the CNS. एंड फैट से थोड़ी देर से आएगी, इधर से भी रिमूव होगी जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिवर्स होगा, लेकिन थोड़ी देर से आएगी, इसलिए 1 2 3 4 इस तरह से नाम दिया हुआ है. तो बिकॉज ऑफ दिस लिपिड ड्रग वॉज हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड इट्स प्राइमरी एक्शन वॉज इन द CNS, एंड दिस हैपेंड सो अर्ली that this drug got removed from the CNS within few minutes, and the action of that particular drug got terminated because of redistribution, not because of the metabolism or some inactivation of the drug or excretion of the drug. So this is responsible for termination of the effect of the drug of one of the highly perfused organ. That is why here it is written active. So if drug gets removed from this compartment, this action is terminated, and here fat do not usually have any action, so this is shown as inactive. That I was talking about, that drug was thiopental, which is used for induction before giving maintenance anesthesia in general anesthetic practice. You can see the moment you injected the drug, the plasma concentration was very high and it starts falling immediately, because the drug immediately, highly lipid soluble, immediately distributed to brain. Here I am talking about brain, but other organs also like kidney and liver. So you see the immediately brain concentration is increasing, and it within minutes it reaches to peak 1 to 2 minutes. So it causes loss of consciousness of that person within minutes. But because drug starts to distribute to lean body mass, that is in muscles and fat also, so the plasma concentration falls, then the concentration gradient gets reversed from brain to plasma. So what happens, the brain concentration starts falling, and by that time, within 5 to 8 minutes, its action, its peak, it causes loss of consciousness within a minute almost, and but after 5 to 8 minutes patient regain consciousness. This is termination of action of the thiopental. This is the beauty of the redistribution, but usually does not happen in anesthetic practice, because we force the patient to lose consciousness and then we start giving other general anesthetic agent and maintain the anesthesia. So patient usually do not regain consciousness in practical purposes, but if you give single dose, this will be the picture. The patient will regain consciousness within minutes, 5 to 8 minutes. What is the clinical implications of VD? We use it to calculate loading dose. Loading dose, the dose which is required to achieve a certain plasma concentration, and this depends upon the volume of distribution. Unless we know it, like if you have to make 1 glass of sarbat, suppose, you know how much sugar is to be added, but you have to make 1 bucket of sugar, you need to increase the sugar quantity. Likewise, so if we know this value, so if you know the volume of the sarbat to be made, you can always consider that how much sugar is to be added. So we know this, or this is concentration at steady state, which is a target concentration we are interested in achieving for having therapeutic effect. And in your layman term, you can say this is your मीठापन of the शरबत जो तुम्हें चाहिए कि इतना मीठा होना चाहिए. तो formula is volume of distribution multiplied by the therapeutic concentration or concentration steady state divided by F. F is, as I said, bioavailability factor. If it is drug is given IV, then value will be 1, or suppose if it is given orally, or it has bioavailability of 70%, that is 0.7. So the value decreases, is lesser than 1. So this total loading dose value will be higher because denominator is reduced in value. So volume of distribution is very important for calculating loading dose. We will talk about maintenance dose also in later classes, but for the time being you can find out that loading dose is based on volume of distribution. Hemodialysis, suppose एक ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बॉडी में बहुत जगह फैली हुई है, बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की ड्रग से अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो इस ड्रग को हेमोडायलिसिस से निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेस इफेक्टिव होगा, क्योंकि ड्रग
पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट आएगी तो उसमें वक्त लगेगा उसको। और हेमोडायलिसिस किसको करते हैं? ब्लड का ही तो हेमोडायलिसिस कर रहे हैं हम, ब्लड को ही से ही तो निकालना है। तो पेरिफेरल कंपार्टमेंट से ब्लड में लाने के लिए ड्रग को काफ़ी टाइम लगेगा, तो इट इज़ नॉट इफेक्टिवली रिमूव्ड, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ऑन टॉक्सिसिटी में टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़, if you delay it in treatment, there is any delay in treatment will be catastrophic or will be disastrous. Also, the larger the VD, longer the duration of action. As I said, longer the duration is, but it is not necessary that duration of action longer होगा, because if plasma concentration falls below a certain value, after that action stops. There is no visible action. But better term is it will have longer elimination half life. If volume of distribution ज़्यादा है तो ड्रग को ज़्यादा टाइम लगेगा बॉडी से बाहर निकलने में। वेरिएशन ऑफ वीडी मेनली अफेक्ट सी मैक्स मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब अगर किसी ड्रग की कोई डोज दी है तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा एक वक्त जब ब्लड में उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, जिसे पीक कंसंट्रेशन कहते हैं। और बहुत बार बहुत सी ड्रग्स में वो पीक कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है टू शो इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। जैसे कि हिप्नोटिक ड्रग्स, नींद लाने के लिए जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पीक पे जब होता है वो तुरंत नींद लाती है, उसमें पीक आना ज़रूरी है। तो ऐसी ड्रग्स के केसेस में अगर वेरिएशन आ रहा है, वीडी बढ़ गया है, तो सीमैक्स घट जाएगा। तो अगर सेम डोज हम उस पेशेंट को दे रहे हैं तो ही मे नॉट एक्सपीरियंस दिस हिप्नोटिक इफेक्ट, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली डोज को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि अगर आप 1 चम्मच चीनी को 1 गिलास में डालें तो उसकी मिठास अलग होगी, और वही 1 बाल्टी में डालें तो उसकी मिठास अलग होगी। तो 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो मीठा पीने लायक हो जाएगा, लेकिन 1 बाल्टी में डालेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कह रहे हैं कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया और उतनी डोज होनी चाहिए कि पीक इतनी आनी चाहिए जितना मीठा हमें पसंद है, उसी तरह से मैं लेमन टर्म में बता रहा हूँ, तो हिप्नोटिक का भी पीक उतना होना चाहिए जिसकी वजह से नींद आ सके बंदे को। तो ये बहुत ज़रूरी है। And another clinical implication is to put an end to an acute effect in case we have taken the example of thiopental, but it could be other drugs also. So this redistribution, this is the clinical implication of redistribution, that it can put an end to an acute effect of a highly lipid soluble drug, especially it is observed in drugs which act on central nervous system. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमने बात की क्योंकि इट हैज़ ए मेजर रोल इन डिसाइडिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जानते हैं कि बहुत सारी ड्रग हैं एंड दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन भी लो, ग्लोबुलिन भी लो। एक चीज़ आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि ड्रग हमेशा प्रोटीन बाउंड फॉर्म में होती है, फ्री फॉर्म में होती है। जो ड्रग फ्री है वही ड्रग रिसेप्टर्स पे काम कर सकती है और एक्शन शो कर सकती है, और वही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगी एंड मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल होगी। प्रोटीन बाउंड ड्रग ना तो एक्सक्रीट हो सकती है, ना मेटाबोलाइज हो सकती है, ना डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। मैंने बताया था ना कि हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग रिमेन्स इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, इट डज नॉट क्रॉसेस। तो फ्री ड्रग ही, और रिसेप्टर पे भी फ्री ड्रग ही बाइंड करती है। इट इज़ नॉट दैट इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर अलॉन्ग विथ इट्स बाइंडिंग विद द प्रोटीन, इट्स नॉट लाइक दैट। And the extent of plasma protein binding is highly variable. Variable means it can vary from 0. Like a drug is used in diabetes is metformin. उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देखी जाए तो 0 है। एंड कुछ ड्रग्स हैं जैसे वारफरीन है, और मेरे ख्याल से वारफरीन इज़ 99% बाउंड, and metformin is not at all bound to the plasma proteins. So binding could be the maybe 99.9% binding, and this binding is reversible. This is very important because this plasma protein binding act as a storehouse. If binding is not reversible, what will happen? The drug will always remain bound to the plasma protein and it will not be available for action or removal from the body. So it is also a reversible process. As I said, the distribution is also a reversible process. Got my point? And drug can also bind with different affinities. और यूजुअली हम जानते हैं कि एल्ब्यूमिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एंड तो इट हैज़ मोर अफिनिटी फॉर एसिडिक ड्रग। एल्ब्यूमिन ए से ए याद रख सकते हो आप कि एल्ब्यूमिन की एसिडिक, लेकिन बेसिक ड्रग बाइंड्स टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ एसिड वर्ड लगा हुआ, तो एसिड विल ऑलवेज हैव अफिनिटी मोर टू बेसिक ड्रग्स, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर।
अच्छा, और भी बात मैं बताऊं आपको कि एक ड्रग कैन बाइंड टू सेवरल साइट, बिकॉज एक प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन हैव डिफरेंट क्वालिटेटिवली डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स ऑन इट्स सरफेस. सो एक ड्रग मल्टीपल साइट से बाइंड कर सकती है, एंड मल्टीपल ड्रग्स कैन compete फॉर द सेम साइट ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो सेम साइट से बाइंड कर सकती है. तो आप अगर एक पेशेंट 2-3 तरह की ड्रग ले रहा है और वो एक ही साइट पे बाइंड करती है, सब उसी एक साइट पे बाइंड करती हैं, देयर इज़ चांसेस दैट ये तीनों ड्रग के में इंटरेक्शन हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ये हम जब बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन की, तब उस समय पता चलेगा बेहतर. अभी ये जानिए कि ऑब्वियसली अगर एक चीज़ के लिए दो लोग compete कर रहे हैं तो दोनों के बीच में हमेशा एक झगड़ा होगा और प्रॉब्लम होगी, इंटरेक्शन होगा, और दैट कुड बी अ बैड इंटरेक्शन, राइट. सो एंड ड्रग विथ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे वारफरिन एंड अमाडारोन, ये सब बहुत हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग हैं. मे बी 99% ऑफ दीज ड्रग्स आर बाउंड टू प्रोटीन. एंड एल्ब्यूमिन पे जो ड्रग बाइंड करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दोज ड्रग विच हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर बाइंडिंग टू एल्ब्यूमिन, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो हम डिवाइड उनका बेसिस है, उनको क्लास 1 ड्रग में डिवाइड किया गया है, क्लास 2 ड्रग्स में डिवाइड किया गया. क्लास 1 ड्रग उसको कहते हैं, बाइंडिंग इस क्लास 1 ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग टू द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कि डोज जो हम स्टैंडर्ड डोज जो हम देते हैं, जो रिकमेंडेड डोज देते हैं, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन द बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन द एल्ब्यूमिन. मतलब जितनी कैपेसिटी है एल्ब्यूमिन की बाइंड करने की, वो डोज हमेशा उससे कम होती है. ये थेरापेटिक स्टैंडर्ड रिकमेंडेड डोजेस की बात हो रही हैं. अदरवाइज आप डोज देते जाओ, आपकी मर्जी है, 1 किलो दे दोगे तो ऑब्वियसली बाइंडिंग साइट उतनी बाइंडिंग साइट एल्ब्यूमिन पर नहीं होंगी. इसलिए वी ऑलवेज टॉक इन द टर्म ऑफ रिकमेंडेड डोजेज, डोज रेंज विच इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, और दैट एक ड्रग कैन बी गिवन फ्रॉम as low as 5 milligram, but maximum dose is 40 milligram. So it will follow that rule only between those ranges. So please be careful that dose means standard dose or recommended doses. ठीक है. So majority of the drugs fall under this category because the binding sites on the albumin molecules are sufficient enough to bind those the drug dosage of that drug. In all cases, for all practical purposes, we can consider that most of the drug fall in the class 1 category. And this is the pictorial representation of what we can see, that some of the molecules of the albumin are bound with the drug, rest are still available for binding. Class 2 drugs where the standard doses of the drug exceeds the number of albumin binding sites. So such drug will remain, most of the drug will remain free, and because as the binding sites on the albumins are actually already occupied. So sulfonamides are the class of drugs which usually follow this this concept or this type of binding. So they fall under the category of class 2 drugs. So this is also pictorial representation. You can see here lot of molecules are free, and they are all the sites on the albumins are already occupied. So what is the clinical implication of plasma protein binding? Everything, if we read or study in pharmacokinetic, we need to know its clinical implication. Unless until we translate this information in our clinical practice, this goes in vain. This is एक व्यर्थ हो गई ये चीज़ें. इसका एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए. जैसे प्रोटीन बाइंडिंग फेवर्स ड्रग एब्जॉर्प्शन. हमने बताया था कि जब इंटेस्टाइन से ड्रग एब्जॉर्ब हुई, वहाँ से फिर इट विल क्रॉस इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन, देन क्रॉस वेस्कुलर मेम्ब्रेन, तो ब्लड में जाएगी, पोर्टल सर्कुलेशन में. पोर्टल सर्कुलेशन जाते ही ड्रग अगर उसकी एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन से, तो इट विल बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. तो प्लाज्मा प्रोटीन से जितना ज़्यादा बाइंड करेगी, तो फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा वहाँ पे. तो मैंने क्या कहा कि कभी भी जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के दोनों साइड में हमेशा फ्री ड्रग का होता है. तो व्हाट विल हैपन, इट विल फेवर मोर ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमेन टुवर्ड्स द ब्लड, दैट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन में जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, जो कैपिलरीज की तरफ और वेस्कुलर कंपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि ड्रग का कंसंट्रेशन फ्री ड्रग से डिसाइड होता है. तो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा बना रहेगा, तो इट विल फेवर ड्रग एब्जॉर्प्शन, इट विल हेस्टन द ड्रग एब्जॉर्प्शन. और ड्रग्स विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग
जैसे हमने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, जब प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा प्रोटीन जितनी ज़्यादा होगी बाइंडिंग तो दे विल रिमेन इनटू वेस्कुलर कंपार्टमेंट, तो दीज ड्रग्स हैव लो वीडी। बाइंडिंग डिलीज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि इट इज़ द ओनली फ्री ड्रग विच इज़ अवेलेबल टू एक्ट ऑन टिश्यू और बाइंड टू द रिसेप्टर्स, एंड दैट इज़ द ड्रग ओनली विच इज़ अवेलेबल फॉर आइदर मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन, तो इट विल डिले। तो जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ज़्यादा होगा हमेशा। जैसे वारफरिन वगैरह है, काफ़ी देर तक इनका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एज आई सेड कि दिस मे नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट टर्म बट इट विल डेफिनेटली हैव लॉन्गर एलिमिनेशन हाफ लाइफ। वाई? बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है और वो किडनी के थ्रू निकलती है तो भी फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल सकती अगर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, क्योंकि प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड इन थ्रू द किडनी। और अगर ये ड्रग मेटाबोलाइज भी होती है तो प्रोटीन बाउंड ड्रग कैन नॉट गेट एक्सेस टू दी metabolic enzyme present in the liver. It is a free drug which is available for metabolism. So such drugs have long elimination half life, मतलब इनको काफ़ी वक्त लगेगा बॉडी से बाहर निकलने में, एंड डिफ़िकल्ट टू बी रिमूव्ड बाय हेमोडायलिसिस। मैंने कहा अगर कोई ड्रग 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है और ऐसी ड्रग से टॉक्सिसिटी हो गई, दो इट हैज़ ए वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मे बी 4-5 लीटर, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू बी रिमूव्ड बाय हेमोडायलिसिस बिकॉज सपोज 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो 1% पर यूनिट टाइम निकलेगी, फिर अगेन 1% रिलीज होगी वहाँ से प्रोटीन स्टोर हाउस से प्लाज्मा प्रोटीन पर जहाँ बाइंड की हुई है। फिर ये बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी। इस वजह से क्या होगा कि डायलिसिस ड्रग को रिमूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और मैंने कहा टॉक्सिसिटी अगर ऐसे केस में हुई है तो हेमोडायलिसिस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। As early as the patient with toxicity with certain compounds are treated, as early as he is treated or she is treated, better it is all. So अब जैसे हम जानते हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक लीवर डिसीज़ में प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम हो गया, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या है कि किडनी के थ्रू लॉस हो रहा है प्रोटीन का, और लीवर डिसीज़ में क्या हो गया, इट इज़ नॉट गेटिंग सिंथेसाइज्ड। सो व्हाट विल हैपन, मोर इंक्रीज फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग प्लाज्मा में घूमेगी, और फ्री ड्रग एक्टिव होती है तो इसलिए देयर इज चांसेस दैट देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोवाइडेड द ड्रग फॉलो हैज़ नैरो सेफ्टी मार्जिन। मतलब थोड़ा भी इनके प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बढ़ने और उतरने में थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो टॉक्सिसिटी करने का चांसेस रहता है, तो दे हैव लो सेफ्टी इंडेक्स, थेरापेटिक इंडेक्स, तो सच काइंड ऑफ ड्रग्स मे बी रिस्की। एंड ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सब्जेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। सपोज मैंने कहा था ना कि दो ड्रग एक साइड से बाइंड कर सकती है, तो कौन बाइंड ज़्यादा करेगी, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है उस साइड के लिए, तो वो बाइंड कर जाएगी और लो एफिनिटी ड्रग को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। जब डिस्प्लेस कर देगी तो फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये ड्रग अगर नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, नैरो मार्जिन है सेफ्टी का, तो चांसेस है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा, और मैं अपनी बात आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपने मेरी क्लास आपको अगर पसंद आई और आप चाहते हैं कि आप फार्माकोलॉजी के सेशन मुझसे लें, तो आप पहले तो ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए, एंड्रॉयड iOS सिस्टम हो कुछ भी हो उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना कोर्स चुनें कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो आप पीजी एस्पिरेंट हैं तो आप नीट पीजी चूज़ करेंगे। और उसके अलावा यहाँ और भी जैसे अवेलेबल हैं चैनल, जैसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं, तो ये तो बगैर पैसे के भी आप देख सकते हैं। प्लस कोर्स में यू हैव एक्सक्लूसिव कंटेंट टू सी, और सारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है ये। तो यहाँ इस प्लस को आप सिलेक्ट करें एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट इट सब्सक्राइब्ड, एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और दैट इज़ ऑन पेमेंट बेसिस, and you can choose your duration according to your convenience. Suppose you choose it for 12 months or 24 months, but giving little more will give you access for 24 months. But don't forget to apply this code DRPRMOD, because you can straight away get 10% off on your subscription fee, and the period you can see, the longer the period better it is. So apply right now if you have not applied or subscribed for it. So you can according to your convenience choose the 12 months or for 24 months.
So for the NEET PG, I would suggest that subscribe it, and don't forget to select or push this bell button so that you get every notification in time. You like this channel, so if like it, share it as much as possible with your friends, your relatives, your anybody who's known to you, so that more and more people come to know about this platform, and they can also aspire or can fulfill their dreams by joining an academy. So have a good day and happy learning, and it is time to say goodbye. Thank you for patient listening. Thanks for your attention.